अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस मेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें आज हम साइंस के पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। जी हाँ, साइंस के कुछ बेहतरीन प्रश्न हैं, उनको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जहाँ पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था, वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो बेहतरीन प्रश्न हैं, उन पर हम आते हैं। क्या कहते हैं? हमारी लास्ट वाली क्लास का आखिरी प्रश्न यही था और यहीं से आगे आज हम कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। द साइंस ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस होते हैं उनके साइन क्या क्या होते हैं, किस किस के ऊपर भैया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। प्रोटॉन क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन तो भैया न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन जब न्यूट्रल होता है तो इसके ऊपर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और नो चार्ज। यहीं पर हमने आखिरी प्रश्न किया था और यहीं से आज की कहानी को हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट में। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा सा हमारा उत्तर जा रहा है कौन सा? नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये तो रहा ऑप्शन नंबर ए। नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर चला गया प्यारे साथियों। अगला देखेंगे, यूट्रोफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? देखिए इस वर्ड को समझते हैं। देखिए यूट्रोफिकेशन बना है एक वर्ड से जो है यूट्रोफिया। और अगर हम यूट्रोफिया शब्द को लेकर के चले तो यूट्रोफिया एक ग्रीक वर्ड होता है। और यूट्रोफिया एक जो ग्रीक वर्ड वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई सुपोषण। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सुपोषण। सुपोषण का मतलब है हेल्दी न्यूट्रिशन। क्या मतलब होता है? हेल्दी न्यूट्रिशन, मतलब हेल्दी न्यूट्रिशन। कहने का मतलब ये है कि जो पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है, उसी को यूट्रोफिया से आप कनेक्ट कर सकते हो। हेल्दी न्यूट्रिशन या फिर सुपोषण इसका मतलब हो जाता है यूट्रोफिया का, और वहीं से बना है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब है पोषक तत्वों में वृद्धि होना। और पोषक तत्वों में वृद्धि खास करके एक्वेटिक रीजन में जल्दी होती है, तो वही कहना चाह रहा है आपसे। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। भैया ग्रासलैंड इकोसिस्टम आएगा, या फिर और देख लेते हैं, द ग्रेजुअल डिक्रीज, डिक्रीज तो होगा नहीं, इन कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो भैया यहाँ डिक्रीज है, इसका मतलब ये वाला तो खत्म हो गया ऑप्शन। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस, नाइट्रोजन, अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन डेजर्ट एरियाज। भैया डेजर्ट एरियाज में कैसे जल्दी होगा? तो यहाँ पर ये वाला भी खत्म हो गया। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द concentration of phosphorus, nitrogen and other nutrients। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का जो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा इन एन एजिंग इन एन एजिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम सच एज लेक्स, लेक्स वगैरह में, तो आपने देखा है कि ये आपका ग्रेजुअल इंक्रीज हो जो होता है, इसी को आपका यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बेहतर आंसर है। इन चारों में से सबसे बेहतर आंसर कौन सा है? देखिए जब कभी भी आपके पास में MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको परफेक्ट आंसर ही निकालना है। ज्यादातर केसेस में 99 केसेस में तो आप परफेक्ट आंसर निकालते हो, 99% केसेस में। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, लेकिन वहां पर फिर आपको चॉइस लगानी पड़ेगी। तभी तो है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस हैं तो उसमें से आपको जो बेहतरीन आंसर होगा उसे लगाना पड़ेगा। और फिलहाल के हिसाब से जो बेहतरीन आंसर जा रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जा रहा है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको अवश्य लगेगा कि साइंस का थोड़ा सा हम लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे वहां पर ऐसे आते हैं, इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो फिर आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से हमें ये सब जो है करना पड़ेगा।
इनको थोड़ा-सा हमें लेवल को अप करके लेके चलना पड़ेगा। आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। अगला हम बात करेंगे, निम्न में से which of the following IU is the IUPAC name of M डाइक्लोरोबेंजीन? भैया M डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या होता है? डाइक्लोरो, M डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, डाई माने दो, तो डाइक्लोरो, अगर मैं मान लो एक क्लोरीन यहाँ लगाता हूँ और एक क्लोरीन यहाँ लगाता हूँ, M डाइक्लोरो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 and 3, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। एम डाइक्लोरो में क्या होगा? 1 and 3 डाइक्लोरोबेंजीन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। एम डाइक्लोरो का मतलब है 1 and 3 में आप जब जाकर के लगाओगे तो ये डाइक्लोरो, दो क्लोरीन लगा दिया आपने और दो क्लोरीन लगा दिए बेंजीन में। जो ये बेंजीन स्ट्रक्चर था, आपने जो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर था, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में क्या किया? ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था, आपने इसमें दो क्लोरीन लगा दिए, तो पहला क्लोरीन आपने यहाँ लगाया और दूसरा जो है आपका जो है तीसरे नंबर पर लगाया, तो ये क्लोरीन लगा दिया। बाकी ये आपने इसके बॉन्ड्स बना दिए। ये क्या होगा? वन पहले नंबर पे लगाया तो वन हो गया और इस पे लगाया तो दो हो गया, तो वन नंबर पे लगाया और थ्री नंबर पे लगाया, पहले पे और तीसरे पे दो लगे हैं तो डाइक्लोरो, 1 और 3 डाई क्लोरो, और क्लोरो डाइक्लोरो, और ये क्या है? ये बेंजीन है, तो 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन ये हो गया। 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया? ऑप्शन नंबर हमारा सी चला गया, है ना? ये हमारे एक वो थे केमिस्ट्री वाले सर थे भाई, 11th क्लास में, उन्होंने जितने बनवाए होंगे ना हमसे ये डायग्राम, मतलब जो मान लो लिमिट ही पार कर रखी थी। दे दनादन लिखवाए जा रहे हैं, कह रहे बनाओ, एक और बनाओ, एक और बनाओ, एक और बनाओ। दिन में 100 बनवा दे रहे हैं हमसे। हाँ भाई हाँ, क्लास के बाद में 100 बार जो है लिखवा देते थे। डेढ़ डेढ़ घंटा प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं, कह रहे छुट्टी हो गई तुम्हारी, कोई बात नहीं, अभी 11th क्लास 12th क्लास की छुट्टी नहीं हुई है। भाई बिठा करके लगाए जा रहे, एक फिजिक्स वाले सर प्रैक्टिस कराए जा रहे, केमिस्ट्री वाले सर प्रैक्टिस करवाए जा रहे, तो ऐसे कई बार उन्होंने जो है करवा दिया था। ठीक है ना, ये एकदम रटवाए थे। चलो नेक्स्ट पूछा है, which of the following pairs of physicist, which of the following pairs of physicist and their contributions, कौन से फिजिसिस्ट ने किस चीज का इन्वेंशन वगैरह किया, उसके जो पेयर हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, आपसे ये पूछ रहा है। आप बताओ जरा। हेनरिच रुडोल्फ, रुडोल्फ की अगर आप बात करें तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल सही बात है। रुडोल्फ की बात करें तो भैया जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहला वाला सही है। नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भैया एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और माइकल फेराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिए थे, बिल्कुल सही बात है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है गैलीलियो गैलीली, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, मेरे भाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? गैलीलियो ने दी थी? नहीं 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 नहीं। तो फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? क्रिश्चियन क्रिश्चियन हुयजेंस ने, क्रिश्चियन हुयजेंस के द्वारा दी गई थी भैया वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ना कि गैलीलियो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही गलत है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा सही उत्तर ये होगा, ये इनकरेक्ट पेयर है। इसीलिए इस बात पर मैंने कहा ना, हमेशा इस बात पर ध्यान रखा करो कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, नोट लगाए या फिर नहीं लगाए, आर करेक्ट है या इज नॉट करेक्ट है, तो वो वाली चीज पे ध्यान दिया करो। तो नॉट करेक्ट वाला है तो वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा सही उत्तर होगा। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट भैया क्रिश्चियन के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही उत्तर होगा? हमारा ऑप्शन मेरे भाई डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की तरफ, आ जाओ जरा। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, आप सुनना जरा। What are bases that are soluble in water? निम्न में से कौन से बेसिस हैं भैया जो वाटर सॉल्युबल होते हैं? एक तो होता है एल्कलीज हो गया, या फिर जो एल्केन्स हो गया, या फिर जो एसिड हो गया, या फिर एल्कीन्स हो गया। आंसर क्या हो गया? जिसका पीएच 7 से अधिक हो, तो यहाँ यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? जो है बेस, मतलब कहने का है एल्कलीज हो गया। और आप सभी को पता है जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर में नीले से लाल होता है, और जो बेस होता है वो लाल से नीला होता है, ये आपको जो है पता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्कलीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला, आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस दैट इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये तो आपने खूब याद किए होंगे, हैं? ये तो आपने खूब याद किए होंगे, और जस्ट आप अगर पढ़ करके आ रहे हो 11 12 तो बताओ जरा। ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलरेंस कितना याद करवाया जाता था भाई साहब 12th क्लास में हमको, है 12th क्लास में। डायमंड हो गया, देखो ग्रेफाइट में कार्बन प्रेजेंट है तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, बकमिस्टर फुलरेंस में प्रेजेंट है तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, डायमंड में प्रेजेंट है तो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है।
फॉस्फोरस इज नॉट अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा नहीं है, तो फॉस्फोरस नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि फॉस्फोरस इज नॉट द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई अ मोबाइल सोर्स ऑफ फूड। मोबाइल सोर्स, गतिशील सोर्स कौन सा है, भोजन के लिए एक गतिशील सोर्स कौन सा है। गतिशील सोर्स की पहचान करें जिसमें गति हो सकती है। इसमें गति हो सकती है, एक है घास। क्या घास कहीं चल करके दूसरी जगह चली जाएगी जो गतिशील सोर्स है? नहीं भाई, सब घास तो नहीं जाएगी। एक है मरी हुई बकरी। क्या मरी हुई बकरी जादूगर है कोई जो चली जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, उसमें गति कहाँ से आ गई? तो भैया मृत बकरी भी नहीं होगी, है ना, झाड़ियां भी नहीं जाएंगी। तो कौन है, हिरण। यहाँ पर जो मृत नहीं कहा है, ये क्या कहा है, हिरण कहा है। तो ये क्या है, गतिशील है, ये गतिशील है। कई बार ऐसे सिंपल सिंपल से पूछ देता, आप आपको साइंस का क्या लेना देना, इसमें तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके भी आंसर कर सकते थे, और थोड़े से कॉमन सेंस से जब आंसर कर सकते थे तो वो भी आपका सही जाना था। तो कई बार इतने आसान प्रश्न भी आपको दे देता है, लेकिन लगते टफ हैं जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो आप। ये यहाँ पर जितना आसान लगता है उतना आसान वहां पर हॉल में नहीं लगता है। जो लोग दे करके आए हैं पेपर उनको पता है। तो वहां पर बैठ करके ना आसान प्रश्न भी टफ लगने लगता है, प्रेशर। और उस प्रेशर को अगर आपको हैंडल करना आ गया, तो फिर आप मात खाने वाले नहीं हैं। तो सबसे जरूरी चीज होती है प्रेशर को हैंडल करना, और किसी भी चीज का प्रेशर हो सकता है। देखिए कुछ लोगों का जो है, और कुछ लोगों को फोबिया होता है कि जो है ऊंचाई से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को क्राउड से डर लगता है। मान लीजिए कि क्राउड है, आपने स्कूल में देखा होगा ना, अगर आप स्कूल में थे और स्कूल में जो असेंबली के लिए जाते थे, तो मैं सच बताता हूँ भैया आपको, जब असेंबली के लिए प्रेयर के लिए जाते थे हम, मैं कभी नहीं जाता था, है ना। स्टेज पे जब अब सेक्शन वाइज नंबर आता था ना कि आज इस सेक्शन के बच्चे जाकर के प्रेयर करेंगे, तो महीने भर में एक आधा बारी नंबर आ पाता था, सारे सेक्शन इतने से लेके इतने फर्स्ट क्लासेस, फर्स्ट क्लास तो खैर क्या, लेकिन थर्ड फोर्थ से लेकर के तो होता ही था, थर्ड फोर्थ से लेकर के और जो है ट्वेल्थ क्लास तक के हर सेक्शन का नंबर आता था। जा करके महीने में नंबर वगैरह आएगा। हर क्लास के दो दो तीन तीन सेक्शन होते थे, तो इस हिसाब से 10 क्लास भी मान करके अगर आप चलो तो 30 दिन हो जाते थे। लेकिन उस दिन हमको पता नहीं क्या होता था, क्या होता था, या तो हेडेक हो जाता था, या हम लेट जाते थे क्लास में, या हम क्लास से गायब हो जाते थे, हम दूसरी क्लास की लाइन में जाके लग जाते थे। तो अपने डर होता था भाई क्या बोलेंगे स्टेज पर जाकर के, वहां माइक थमा दिया गया। एक लास्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे हमारे स्कूल में, जब क्लास मतलब पूरा प्रेयर असेंबली सब हो जाती थी उसके बाद में, कि भाई सब ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं माइक पर, आज तक नहीं पूछे तुम्हारे भाई ने, क्योंकि उस समय पर नहीं होता था कि स्टेज पर जाया जाए। बट धीरे 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 जब आप लोगों से मुलाकात हुई, तो अब ठीक है, अब तो बेहतरीन है, अब आपसे मिलेंगे जो है जल्दी, चलिए आ जाइए जरा। तो अब 1,000 100 बच्चे हों, 1,000 बच्चे हों, 1 लाख बच्चे हों, कोई बात नहीं है, क्या हो गया। तो धीरे धीरे जैसे आप इसको जो है कवर अप कर लेते हो, तो वहां पर चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो मैंने अपने इस जो है फियर को खत्म किया है। मेरा एक फियर था ये वाला, कि बचपन से क्राउड के सामने बोलने का, लेकिन अब इस फियर को मैंने कंप्लीटली जड़ से खत्म कर दिया है। अब मुझे मजा आता है भाई। ऐसे ही आपका जो फ़ियर है ना, वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ कर के प्रेशर को हैंडल करना है। हर जगह पे यही इसी प्रकार का प्रेशर होता है। इस प्रेशर को आपको कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इस प्रेशर को आपको ओवरकम करना है, और अगर इस प्रेशर को ओवरकम करना आ गया तो जो सही प्रश्न आपको आते हैं आप उनको गलत करके नहीं आओगे। कहते हैं ना कि जो आप एग्ज़ाम, आपने ऐसा सुना होगा कि आप एग्ज़ाम दिया करो, एग्ज़ाम देने से क्या होगा, आपको पता लगेगा, अंदाज़ा लगेगा, अनुभव होगा, चीज़ें समझ, वो अनुभव किस चीज़ का होगा, वो अनुभव टैकल करने का ही होगा एग्ज़ाम को, है ना। एग्ज़ाम ऐसा तो है नहीं बार-बार एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो जितने एग्ज़ाम देंगे उतने जल्दी क्वालीफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस वो अनुभव चाहिए, और अगर आपको सारी चीज़ें पहले से ही आती हैं, तो फिर उस अनुभव की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप गए सीधा एग्ज़ाम। तो कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में भी क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बेहतर बना रखा है, और आपसे आते हुए भी मतलब क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी के को दर्शाता है, निम्न में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी को दर्शाता है। देखिए पुरानी वाली जो आवर्त सारणी थी उसको किसके द्वारा दिया गया था, मेंडलीव के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा दिया गया था। और जो नई वाली आधुनिक सारणी है उसको किसके द्वारा दिया गया है, आपका जो है हेनरी मोसले के द्वारा, हेनरी मूसले के द्वारा। और इसके द्वारा जो आवर्त सारणी दी गई है आप सभी को पता है, उसमें जो एस ब्लॉक है उसमें 1 और 2 आपका जो है टेबल आते हैं, और इसके बाद 1 और 2 के बाद में 1 और 2 ब्लॉक आते हैं। एस के बाद में अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी में आते हैं 3 से लेकर के 12 तक। अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, सॉरी पी ब्लॉक की, एस डी पी, पी ब्लॉक की अगर हम बात करें, तो 13 से लेकर के 18 तक आते हैं। आप देख लो, 18/7 होगा, है ना, 7/18 देख लो, है ना, 7/18 देख लो आप, 7 पीरियड 18 ग्रुप, 7 तो पीरियड होंगे, 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया।
1 2 3 4 5 6 गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड हैं इसमें, इसका मतलब ये सही हो सकता है। लेकिन 7 तो पीरियड हो गए, ब्लॉक तो देख लो, ये तो हो गई पीरियड वाली, ये वाली जो चल रही है पीरियड हो गई। अब ब्लॉक देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 ब्लॉक हैं, तो ये वाला गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड हो गए। ब्लॉक देखो 1 से लेकर के 18 तक ब्लॉक है, और 18 तक ब्लॉक है, इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब ये वाला सही है, तो सही कौन सा वाला हो गया? सही लास्ट वाला हो गया। 7 पीरियड हो गए और 18 ब्लॉक हो गए, ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर कौन सा गया? आंसर मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी गया। कितना सिंपल सा था, देखो ऐसे देखने में डायग्राम से ऐसा लगेगा भैया हमारे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सही करें कौन सा नहीं, लेकिन हल्का सा भी बेसिक मेथड आप लगाते हो तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, सुनना जरा। Which hairpin like structure, which hairpin like structure serves to anchor and stabilize? आपको मैं समय दूंगा इसके लिए 30 सेकंड का, इस क्वेश्चन को करने के लिए। Which hairpin like structure serves to anchor and stabilize the mouth parts to its host's skin and to channel the exchange of fluids? हाँ, कौन सी हेयरपिन जैसी संरचना, कौन सी हेयरपिन जैसी संरचना के मुंह के हिस्से को उसके मेजबान की त्वचा, उसके मेजबान की त्वचा पर स्थिर करने और तरल पदार्थों को आदान प्रदान में नियंत्रित करने का काम करती है? हाँ बताओ जरा। टिक के मुंह के हिस्से में, सबसे पहली बात यहाँ टिक ले लेते हैं। मान लीजिए टिक ले लिया हमने, इसके मुंह के हिस्से में बनाना है, तो भैया इसके मुंह के हिस्से में, इसके मुंह के हिस्से में, तो टिक के मुंह के हिस्से में सुनना जरा, टिक के मुंह के हिस्से में ये जो है के हिस्से में उसके मेजबान की त्वचा से, उसके मेजबान की त्वचा से, त्वचा पर स्थिर करके तरल पदार्थों को, तरल पदार्थों को आदान प्रदान को नियंत्रित करने का काम करती है। तो भैया कौन सा हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है जो टिक के मुंह से तरल पदार्थों के आदान प्रदान करने का काम करता है? तो भैया ये वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहते क्या है? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं मेरे भाई? हाइपोस्टोम। इसको क्या कहते हैं? इसको मेरे भाई हाइपोस्टोम कहा जाता है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोस्टोम कहा जाता है। समझ में आ गई? तो टिक के मुंह के पास में जो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो तरल पदार्थों के आदान प्रदान का काम करता है, इसको हाइपोस्टोम कहा जाता है। तो क्या प्रश्न पूछ लिया, मजा आ गया है, मजा आ गया। ऐसे प्रश्न जब पूछ लेता है तो आप जनरली नॉर्मल जो पढ़ करके जाते हो तो उसमें मान लो आपने बेसिक पढ़ लिया जैसे सोल्यूशन वगैरह से, तो वहां पर फिर थोड़ा सा फंसते हो। बट जरूरी नहीं है आप हर क्वेश्चन को जीएस वाले सेक्शन में कर करके आओ, है ना? एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता भी है कि जिसको आप छोड़ भी सकते हैं, सारे ही नहीं छोड़ने। अब तुम तो कहोगे हर क्वेश्चन ऐसा ही होता है जिसको छोड़ दिया जाए, है? दिल ने यही कहा ना, लेकिन दिल की थोड़ी सुननी है, थोड़ा तो दिमाग का भी यूज कर लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एल्काइलिक कंपाउंड? निम्न में से कौन सा कंपाउंड एल्काइलिक कंपाउंड है? साइक्लोप्रोपेन है, आइसोब्यूटेन है, एसिटिक एसिड है, या फिर आपका जो है इथेन है? तो ये कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन। कौन सा है मेरे भाई? साइक्लोप्रोपेन है। नेक्स्ट लिखो फटाफट, नेक्स्ट लिखो फटाफट। आइडेंटिफाई अ कन्वेंशनल, मतलब जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। निम्न में से कौन सा, कहते हैं ना कि पेपर इस बार कैसे होगा भैया, एसएससी का पेपर कैसे होगा? कन्वेंशनल मेथड में होगा। कन्वेंशनल मेथड का मतलब है जो ऐसे ही चलता आ रहा है, जो पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, तो जो कन्वेंशनल मेथड है उसी कन्वेंशनल मेथड में होगा। तो जो सोर्स चलता आ रहा है ऑलरेडी, आपसे पूछा है कि निम्न में से कन्वेंशनल सोर्स कौन सा हो जाता है। देखिए भूतापीय ऊर्जा हो जाती है, या फिर परमाणु ऊर्जा। देखो इनमें से तीन आपको एक जैसे लगेंगे, एक डिफरेंट लगेगा, जो डिफरेंट लगेगा वही आंसर है। एक तो हो गया भूतापीय ऊर्जा, दूसरा हो गया परमाणु ऊर्जा, एक हो गया सौर शक्ति, एक है मवेशियों का गोबर। तो इसका मतलब है यही आंसर हो जाएगा, कैटल डंग जिसको कहा जाता है, मवेशियों का गोबर या फिर कैटल डंक जिसे कहा जाता है। तो कैटल डंक जिसे कहा जाता है, इसको मवेशियों का जो गोबर कहा जाता है, वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात? आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो, प्यारे बाल को अगला प्रश्न देखो। अगला है इन द आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नाम होता है
द डैश इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। कौन सी वो चीज है, कौन सी वो चीज है, आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड जो होता है उसमें कौन सी चीज है जो कार्बन के एटम्स को दर्शाती है, कार्बन प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिलोंगिंग टू द कंपाउंड, कंपाउंड की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो बिलोंगिंग होते हैं। सफिक्स होता है, इनफिक्स होता है, रूट होता है या फिर प्रीफिक्स होता है। भाई आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते थे, हमारे मास्टर जी ने क्या करवाया था हमको, देखो एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, नाम के आगे जो लगता है ना, नाम के आगे लगता है। प्रीफिक्स के बाद क्या होता है, सीधा सीधा वो जो रूट वर्ड होता है वो होता है, या वर्ड रूट कह लो इसको या रूट वर्ड कह लो, वही वाली बात है। इसके बाद में क्या होता है, सफिक्स। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, तो भैया जो नंबर ऑफ कार्बन है, जो नंबर ऑफ कार्बन है वो किससे पता चलेगा, बीच वाले जितना लंबा होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स उसके शुरुआत में और एंड में लगा दिया जाएगा। तो लंबी कार्बन चेन की बात कर रहा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से शो होगी, ये तो प्रीफिक्स है, ये तो सफिक्स है, रूट से। इसका मतलब क्या है, जो रूट है वही आंसर होगा, ठीक है ना, जो रूट है वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका सही उत्तर होने वाला है। लिखो फटाफट, ये बातें भी लिख लो, वैसे कि ये आगे की साइड में जब कोई दोबारा प्रश्न ऐसा आ जाए तो वो भी आप कर पाओ। चलें, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लिखो फिर। आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनल, आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, वो कौन सा ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है, तो सीधा सीधा सा सिंपल सी बात है, यू ऑर्गेनल पूछा है आपसे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाले एक अंग की पहचान कीजिए। अंग है तो अंग कौन सा है, इसी को राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। अच्छा, एंडोसोम क्या होता है, एंडोसोम की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना, जो ये सेल है अगर इसके अंदर कुछ लेकर के आना है तो वो एंडोसोम लेकर के आएगा, अगर इस सेल के बाहर कुछ लेकर के जाना है, लास्ट वाली क्लास में हमने बात करा था ना एक्सोसोम, है ना, तो एंडोसोम और एक्सोसोम क्या होते हैं, एक्सो मतलब इसके बाहर लेकर के जाना है और एंडो मतलब इसके अंदर लेकर के आना है, ठीक है ना। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग जिसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आपका सेल का सुसाइडल बैग। सुसाइडल, सुसाइड कैसे लिखते हैं भाई, सुसाइडल, भाई सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द, सही लिखा है ना, गलत भी हो जाए तो सही कर लेना खुद से, ठीक है ना। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस। तो भैया सेल का पावर हाउस कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई आ जाइए जरा अगला देखते हैं। तो एक्सो और एंडो भी समझ आ गए, एक्सो मतलब जो बाहर करता है, एंडो मतलब जो अंदर करता है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, राइबोसोम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो अगला, विच फिजिसिस्ट इज नोन टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, वो कौन से फिजिसिस्ट हैं जिनको जाना जाता है टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप, संबंध बनाने के लिए किसके बीच में, मैकेनिकल वर्क एंड हर्ट ट्रांसफर। ओहो, क्या बात कर दी, सुना जरा, किस भौतिकी विज्ञानी को यांत्रिक कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण, क्या कहा, यांत्रिक कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जाना जाता है, तो बता दो जरा किसको, विलियम हेनरी को, जेम्स प्रिस्कॉट जूल को, या फिर जो है हारमन हेल्मूस को, या फिर जॉन डाल्टन को। तो ये जाना जाता है आपका, ये जाना जाता है जेम्स प्रिस्कॉट जूल को। देखो इस वाली क्लास में जो ये साइंस वाली सीरीज आपकी हो रही है, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके समझने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने जो रखे हैं वो हैं आपके याद करने वाले, सीधा आप पढ़ें और उसका उत्तर याद करें। क्या कहा,
सीधा पढ़ें और उसका उत्तर याद करें। जैसे ये है, भाई किस साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की, तो वो आपको याद करना है एक तो। या किसी ने कोई रिलेशन एस्टेब्लिश किया तो वो आपको याद करना है, किसी ने कुछ डिस्कवर किया तो वो आपको याद करना है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको याद करनी है। किसी ने कोई थ्योरी दी तो वो भी आपको याद करना है कि किसके द्वारा दी गई। तो इसमें डायरेक्टली याद करने वाले वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन भी हैं और इसमें कुछ समझने वाले क्वेश्चन भी हैं। जैसे अभी जो डाइक्लोरोबेंजीन वाला था, ऐसा करके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे एंडो एक्सो वाले हैं, तो वो हो गया आपका यूट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा-सा समझने वाले क्वेश्चन्स हैं। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी इस क्लास में मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन्स को रखा है। आइए ज़रा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एटम की एक टेंडेंसी, क्या कहा? एटम की एक टेंडेंसी द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और अ फंक्शनल ग्रुप, किसी भी एटम की या फिर फंक्शनल ग्रुप की जो टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट अ शार्प टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, किसी भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टूवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप की या फिर एटम की इलेक्ट्रॉन के पेयर को, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो आपका टेंडेंसी है, जो क्षमता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इसका मतलब हमारा सही उत्तर क्या जाएगा? हमारा सही उत्तर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएगा। क्या जाएगा? हमारा सही उत्तर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन चेन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन कौन सा होता है भाई, बताओ जरा। है, जैसे बेंजीन वगैरह है, ये क्या होता है? ये आपका क्लोज चेन होता है। ये वाली जो चेन होती है इसको क्या कहा जाता है? ये वाली को आपका क्लोज चेन कहा जाता है। बेंजीन टाइप का जो होता है ना, इसको क्लोज चेन कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो आपका ओपन चेन कौन सा होगा इसमें से? एसिटल्डिहाइड है तो सही, CH3CHO। CH3 CHO जो है ये एसिटल्डिहाइड ही है तो है। C पे H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया। तो CH3 हो गया। इसका कार्बन का कार्बन से बना दो और C के बाद में फिर एक तरफ H कर दो और एक तरफ O कर दो, वरना तो इधर फिर दो H लगाने पड़ते हैं। CH3CHO एसिटल्डिहाइड जो है यही तो सही उत्तर हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड क्या है? यही तो सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी हो गया। ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों डी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला। आइडेंटिफाई अ मसल रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, बताओ फटाफट से। आपका पेक्टोरलिस हो गया, पेक्टोरलिस हो गया, स्फिंक्टर हो गया, या फिर रेक्टस हो गया, या फिर गैस्ट्रो गैस्ट्रोनमिसस हो गया। शरीर के अपशिष्ट पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल है उसी को कह रहा है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार मांसपेशी की पहचान कीजिए। ये उस मांसपेशी की बात कर रहा है जो स्क्वीज होती है एंड ओपन होती है, ओपन स्क्वीज ओपन स्क्वीज ओपन। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जो मांसपेशी स्क्वीज होती है फिर ओपन होती है, श्रंक करती है ओपन होती है, श्रंक करती है ओपन होती है। तो ये वाली जो मांसपेशी है, इस मांसपेशी को क्या कहा जाता है? इसको स्प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर कहा, स्फिंक्टर, स्प्रिंटर नहीं भाई, स्फिंक्टर। स्प्रिंटर कोई यहाँ धावक थोड़ी हो रहा है, कोई ये धावक थोड़ी हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्फिंक्टर कहा जाता है। ये आपने इसका नाम अवश्य पढ़ा होगा। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, ब्लड सकिंग जो लीच होती है, ब्लड सकिंग खून चूसने वाली जो लीच है वो बिलोंग करती है किस फाइलम से? ब्लड सकिंग जो लीच होती है, बताओ फटाफट से किस फाइलम से बिलोंग करती है? जैसे जोंक वगैरह होगी। खैर आजकल तो दुनिया भी तो खून चूसती है, तो पूरी दुनिया को इस कैटेगरी में रख दिया जाए। हम्म, आजकल जो ये दुनिया खून चूसती है, क्या पूरी दुनिया को उसी कैटेगरी में रख दिया जाए? तो ब्लड सकिंग लीच का मतलब है खून चूसने वाली जो जोक होती है वो किस कैटेगरी में रखी जाती है? एनिलिडिया में, है ना, खून चूसने वाले लोग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो दुनिया है ये किस में है? ये जो दुनिया है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, है ना? तो ये सब किस में है? एनिलिडिया वाली फैमिली में आते हैं। ये खून चूसने वाली फैमिली में आते हैं। जबरदस्ती कुछ ना कुछ पिंच करते रहते हैं। हाँ बेटा हो गया सिलेक्शन, अब क्या चल रहा है? अरे जब हो जाएगा तब तुम्हें बताएंगे, हम क्यों नहीं बताएंगे? तो अभी रहने दो, करो बात, कर लेने दो कुछ मेहनत। ना हाँ ना, अरे कहीं ना कर रहा मेहनत मेहनत, उल्टा सीधा बुलवा लो इन पे।
नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following years did Antony which of the following years did Antony Lavoisier discover the law of conservation of mass? तो भैया एंटोनी लवोसियर ने आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था इसको डिस्कवर किया था एंड पोस्टुलेट दैट मास इज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये बताया था कि जो मास होता है वो आपको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलेगा, कंजर्व्ड होता है। तो ये कौन से साल किया गया था? 1789, 1788, 1786 या फिर जो है 1787। तो मेरे भाई ये फिर से याद करने वाली बात आ गई। मैंने कहा ना, किसी ने कोई डिस्कवरी की है, किसी ने कोई थ्योरी दी है, किसी का कोई इन्वेंशन रहा है, ये किस साल रहा है या किसके द्वारा किया गया था, इन दोनों बातों को हमें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका जो है एंटोनी लेवोसियर ने द्रव्यमान के संरक्षण के लिए नियम की खोज जो की थी और यह प्रतिपादित किया था कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित होता रहता है। ये किसने किया था? एक तो यही बात होगी, और कब किया था? तो ये किया किसने था? ये तो हो गया एंटोनी एंटोनी लावोइसियर के द्वारा किया गया था, और दूसरा कब किया गया था? 1789 में किया गया था। ये भी हमारी सही उत्तर हो गया। अगला देखेंगे मेरे भाइयों और बंधुओं। अच्छा, ये एसआई सीपीयू का प्रश्न है। एसआई सीपीयू का प्रश्न है जो छठी शिफ्ट में 28 जून 2024 को पूछा गया है। कब पूछा गया मेरे भाई? 28 जून 2024 को ये प्रश्न पूछा गया है। आप मुझे बताएंगे कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो 1 मोल होता है, 1 मोल हो एल्युमिनियम सल्फेट का, भैया एल्युमिनियम सल्फेट का जो 1 मोल होता है मतलब Al2SO4, ठीक है ना? Al2SO4 आपका ब्रैकेट के बाद 3 आता है, ये Al2SO4 ही बोले। तो ये जो Al2SO4 है इसका 1 मोल जो होता है कंटेन्स, इसमें क्या मिलता है? देखो, अब किसके एटम पूछ रहा है? ये ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के और ऑक्सीजन के। भैया कितने मोल्स होते हैं ऑक्सीजन के? एक एल्युमिनियम, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में, 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? Al2 है, SO4 है, O क्या है? O4 है, और ये भी कितने हैं? ये 3 है। O4 है और ये भी कितने हैं? 3 हैं। तो कितने मोल हो गए? 12 मोल्स। आंसर क्या चला गया? 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। आंसर क्या चला गया? 12 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इतना सिंपल सा है। ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे अगर आपसे, और अगर आप उसको छोड़ करके आ जाओ तो ये तो बहुत गलत बात है। उसको मत छोड़ देना और गलत भी मत कर देना। ऐसे क्वेश्चंस को प्यार से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी होगी कि सर कैसे हो सकती है जल्दबाजी, गलती कैसे हो सकती है? भाई अभी लग रहा है ना नहीं होगी, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे ना उस समय पर ये गलती होगी ही होगी, ठीक है ना? तो Al2SO4 में अगर हम ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो 4 थी 12 मोल्स हो गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जो ऑप्शन है वो हो गया आपका ए। अगला देखो जरा। विच पार्ट ऑफ बायोफोकल लेंस फैसिलिटेट्स नियर विजन? विच पार्ट ऑफ बायोफोकल लेंस फैसिलिटेट नियर विजन? भैया नियर विजन को कौन सा पार्ट होता है जो बताता है? नहीं बात आई समझ में। अब एक चीज तो देख लो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। मेरी बात सुनो। अब ये कह क्या रहा है? क्वेश्चन को प्यार से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अब आएगा अपने आप समझ में दोबारा जब पढ़ोगे। बायोफोकल लेंस, सबसे पहली बात क्या है? बायोफोकल, वो दो जगह फोकस कर रहा है। का कौन सा भाग निकट दृष्टि को सुगम बनाता है? देखिए, ये बनाते हैं हम यहाँ पे चश्मा। क्या बनाते हैं हम यहाँ पे? हम बनाएंगे एक बढ़िया सा चश्मा और इसको फिर बेचेंगे, इसको फिर बेचेंगे। एक चश्मा, छोटा बड़ा तो नहीं बन गया? ठीक है भाई, छोटा बड़ा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, छोड़ो। इस चश्मे को अब हम बेचेंगे। ये हो गया चश्मा। मजा आ गया? बढ़िया चश्मा लग रहा है। चलो, अब आपने गांव वगैरह में देखा होगा जब चश्मा बनवाने के लिए जाते हैं खास करके, क्यों? अब इनको निकट दृष्टिकोण भी है, अगर कोई चीज ज्यादा पास में कर लें तो वो भी नहीं दिखती, और कोई दूर की चीज होती है वो भी नहीं। देखो, कुछ लोगों को होता है आपका जो है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या है? पास का क्लियर नहीं दिखता। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का क्लियर नहीं दिखता। लेकिन कुछ लोगों को दोनों होते हैं कि पास का भी क्लियर नहीं दिखता, दूर का भी क्लियर नहीं दिखता है। उस केस में क्या है, जैसे अगर एक ही चश्मा बनाना हो तो उस चश्मे में क्या किया जाता है?
दोनों प्रकार के लेंसेज का यूज कर लिया जाता है। ये वाला ऐसे नीचे नीचे अलग वाला लेंस लगे होते हैं, आपने गांव वगैरह में देखा हो खास करके। और सर गांव की बात क्यों कर रहे हो? एक्चुअली मैंने दादी लोगों को लगाते हुए देखा है इस प्रकार के लेंसेज। मैं सच बताता हूँ, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ कि जो दादी लोग होती है ना, चाहे सिटी हो चाहे गाँव हो, तो दादी लोगों को लगाते हुए देखा है। अब शहर में क्या होता है, भैया अपने अपने घर में घुसे पड़े हैं, किसी को कोई से किसी से मतलब नहीं है। किसी के बगल वाले घर में कोई आ गया, किसी ने मार दिया, काट दिया, बांध दिया, फेंक दिया, कुछ कुछ नहीं पता है, पटे पड़े हैं फ्लैटों में शहरों में। अरे पिछले वाली गली में कौन सा फंक्शन था, ये भी पता नहीं होता है ज्यादातर तो यहाँ पर शहर में आप कितने भी पुराने रह रहे हो ना, एक मोहल्ले के बगल में दूसरा मोहल्ला था, उसमें क्या हुआ ये भी नहीं पता। लेकिन गाँव में वहीं आस-पास के गाँव, अपना गाँव छोड़िए, आस-पास के गाँव में कब कहाँ क्या हुआ है वो सब पता होता है। गाँव के किसी एक आदमी के पास आप बैठ जाइए, उस आदमी के पास पूरे गाँव वालों की खबर होगी। हर गाँव में किसकी शादी कहाँ हुई, उसके कितने घर में कितने लोग, कितना खेत है, उसके बेटे कहाँ जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है, किसके घर में लड़ाई चल रही है, सब पता रहता है। खास करके गाँव में मिलते-जुलते रहते हैं लोग। आप भी घर से बाहर निकलोगे, आपका जो है अंकल, आंटी, दादी, दादा बहुत सारे लोग जो है मिलते हैं। तो वहीं पर मैंने अक्सर जो देखा है, मैंने ये देखा है कि दादी लोगों को लगाते हुए देखा है। उसमें क्या होता है कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जैसे पास का देखना हो तो क्या ऐसे करके देख लेते हैं, थोड़ा नीचे वाले हिस्से से। दूर का देखना हो तो ऐसे, पास का देखना हो तो ऐसे, दूर का देखना हो तो ऐसे। ठीक है ना? तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है आपसे पूछा कि इसमें कौन-सा लेंस लगाया जाएगा। तो पहली बात तो ये लोअर पार्ट होगा। तो जब लोअर पार्ट होगा तो ये तो हो नहीं सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। अब आप ये बताओ कि जो लोअर पार्ट है चश्मे का जो लोअर पार्ट है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा या फिर कॉनकेव लेंस होगा? तो भैया लोअर पार्ट है, निकट दृष्टिकोण है, कौन-सा लेंस यूज़ किया जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरे भाई आपका बॉय हो जाएगा। लोअर पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। समझ गए? लगाओ टिक। 21वें क्वेश्चन का टिक लगा लो फटाफट से। चले हु डिस्क्राइब्ड द एल्गी स्पाइरो स्पाइरोगायरा। अच्छा, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया एल्गी स्पाइरोगायरा को इन 1674? लिखो फिर से, डिस्कवर करने वाला क्वेश्चन आ गया, याद करने वाला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना जरा। हु डिस्क्राइब्ड द एल्गी स्पाइरोगायरा? स्पाइरोगायरा एल्गी को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया 1674 में? एंड नेम्ड द मोबाइल organism and named the mobile organism as animalcules, which means small animals। और small animals की कैटेगरी में इसको जो है रखा जाता है। अब ये क्या हो गया, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? एक्चुअली मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आसान भाषा में अगर हम समझने की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, लिखेंगे। तो सुनो जरा ध्यान से। आसान भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ पर जो वॉन ल्यूनहॉक हैं, एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक हैं, ये एंटोनी वॉन ल्यूनहॉक के द्वारा डिस्कवर किया गया था लिविंग सेल को। क्या कहा कहा गया था? इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था लिविंग सेल को। तो ये डिस्कवर्ड लिविंग सेल, या फिर सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था। तो लिविंग तो भैया जिसने देखा था उसी ने डिस्कवर किया है ना? तो सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने लिविंग सेल को देखा था और जिसने देखा उसने डिस्कवर किया। तो इन्होंने जो लिविंग सेल को डिस्कवर किया था उसी का नाम दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमल्सक्यूल्स, वो जो नाम है ना इस प्रोसेस का, यही एनिमलक्यूल्स हो जाता है। ठीक है ना? तो ये जो लिविंग सेल को इनके द्वारा डिस्कवर किया गया, इस प्रोसेस को कहा जाता है एनिमलक्यूल्स। समझ गए बात को आप? तो यहाँ पर आपसे जो पूछा है वो सीधा सीधा यही पूछा है कि जो एल्गी स्पाइरोगायरा है इन 1674 नेम्ड द मोबाइल ऑर्गेनिज्म एज एनिमोक्यूल्स। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस का जो नाम दिया गया वो एनिमोक्यूल्स दिया गया। तो ये डिस्कवर किया गया था इनके द्वारा लिविंग सेल को। ठीक है ना? तो सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? एंटनी एंटनी नाम है, इनको एंटोन बोल देते हैं, एंटनी वैन वॉन ल्यूनहॉक इनको कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ क्लोव ऑयल? भैया लौंग का जो तेल होता है, लौंग के तेल का प्रमुख सक्रिय तत्व क्या है? लौंग के तेल की बात कर रहा है, क्लोव ऑयल की बात कर रहा है। लौंग के तेल का सक्रिय तत्व क्या? लौंग तो तब भी यूज करते हैं ना जब सर्दी वर्दी हो जाती है, मम्मी कहती है बेटा चाय लौंग, लौंग डाल दे, 2 लौंग डाल दे,
आपका 2 इलायची डाल दे और तुलसी के पत्ते डाल दे और काली मिर्च डाल दे और इसकी चाय बना के पी ले, मजा आ जाएगा है। ठीक है। तो लौंग जो होता है इसमें टार्टरिक एसिड होता है, आपका जो कुरकुमा होता है, मैलिक एसिड होता है या यूज़ेनॉल होता है। मेरे भाई इसमें जो होता है ना लौंग के तेल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो भैया यूज़ेनॉल होता है। क्या होता है? यूज़ेनॉल होता है। टार्टरिक एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक प्रकार के खट्टे फल ही होते हैं, ठीक है ना? ये क्या होते हैं एक प्रकार के जो खट्टे फल होते हैं ना ऐसी खट्टे में ही ये पाया जाता है, खट्टे में ही ये पाया जाता है आपका जो मैलिक भी। इसके अलावा मैं बात करूँ आपका एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है मेरे भाई दही में। दही में लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है? ये आपसे पूछ लेता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। इसमें पाया जाता है मेरे भाई टमाटर में। तो जो ऑक्जेलिक एसिड है वो आपको टमाटर में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारा आंसर यूज़ेनॉल हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए। चले। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ। मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो फिर बाद में मत कहना। Which unit is used to measure the concentration of contaminants in soil and sediment? भाई क्या पूछते हैं इसने? मृदा और तच- अ, तलछट। मृदा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पार्ट्स पर मिलियन कहीं है, ये रहा पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कितने पार्ट्स हैं पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन इसको कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका पीपीपी हो जाएगा। लिखो जरा पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट। चले। नेक्स्ट है टू मिथाइल प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल इज कॉमनली नोन एज। टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। टू मिथाइल प्रोपेन सबसे पहली बात इसको देखो प्रोपेन। और अगर ये प्रोपेन है इसका मतलब कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। एक, दो, तीन। ऐसे लिख लो। एक, दो, तीन। 3 कार्बन हो गए मेरे भाई। इसके अलावा जो दूसरे नंबर का है उस पे कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है। दूसरे नंबर का जो कार्बन है उस पे कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। CH3 है। H3 कर लो भाई। मिथाइल ग्रुप हो गया। CH3 हो गया। CH3 हो गया। इस कॉमनली नोन एज। अब बाकी को भी तो पूरा करना पड़ेगा। बाकी को पूरा करोगे तो H से कर दो। H से कर दो। H से कर दो। अब लेकिन इसमें से मिथेनॉल नहीं है, इथाइल अल्कोहल नहीं है और प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल है तो OL ग्रुप भी लगाना है। OL ग्रुप अगर आप लास्ट में लगा दोगे तो 4 हो गए टर्शरी। तो 4 ब्यूटाइल। 1 2 3 4। तो 4 कार्बन हो गए और इसके बाद में OL ग्रुप हो गया। OL का मतलब हो गया अल्कोहल ग्रुप। OL मतलब अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो भैया इस पे OL ग्रुप लगा दो, ठीक है ना? इस पे OL ग्रुप लगा दो, बाकी H से बैलेंस कर दो। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका जो है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया। नेक्स्ट देखो फिर अगला। विच बैक्टीरियम हैज अ थिक सेल। वो कौन सा बैक्टीरियम है जिसका होता है थिक सेल, मोटा सेल, सेल वॉल, थिक सेल वॉल? भैया वो कौन सा बैक्टीरियम है जिसका मोटा सेल वॉल होता है विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोलॉजी, पेप्टिडोलॉजिकन एंड टाइकोइक एसिड। किस जीवाणु की कोशिका भित्ति मोटी होती है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकेन और टोकोइक एसिड की कई परतें पाई जाती हैं? तो ये किस में पाई जाएंगी? आपका स्टेफिलोकोकस में, स्टेफिलोकोकस ऑरियस में, या फिर जो है एस्चेरिया एस्चेरिचिया कोली में, या फिर जो है स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, या फिर जो है साल्समोनिया एंट्रिका।
बताओ जरा, साल्समोनिया एंड्रिका। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा मेरे भाई ए। कौन सा जाएगा? ए। वो याद ही कर लो, यूं मान लो, याद ही कर लो। कुछ प्रश्न याद करने ही पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल है ना? नाम भी बड़े मुश्किल है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आसान चीज है, आसान पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर फॉर्मेशन। अच्छा, डेंटल प्लेक के फॉर्मेशन का रीजन बताइए फटाफट से। जो दंत पट्टिका होती है, दंत पट्टिका के गठन का कारण बताइए। दंत पट्टिका के गठन का कारण क्या है? व्हेन एसिड स्टिक्स टू द टीथ, जब दांतों पर, आपका दंत पट्टिका कब लगती है? दांतों पर जब एसिड जम जाता है? जब एसिड दांतों से चिपक जाता है? ना 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 ना। क्या है? मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर, मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर, एक साथ मिलकर के, विद फूड, जो आप खाना खाते हो, पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ। ये कह रहा है कि जो दांतों पर परत जम जाती है वो कैसे जम जाती है? जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाते समय खाने के कुछ जो पार्टिकल्स थे, उसी पर बैक्टीरियल सेल्स जो है साथ मिलकर के वो दांतों से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो आप ऐसे कहते हो ना, दांतों को जो नुकाते रहते हैं, तो उसमें क्या है? खाने के ही तो कण है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बॉय सही उत्तर है। देख रहे हो, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसको आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स के जो मासेस हैं, साथ मिलकर के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ मिलकर के दांतों से चिपक जाते हैं, और वो फिर एक परत बना देते हैं। कहते हैं ना, इसीलिए तो ब्रश किया करो, ब्रश करने से क्या होगा? ये चीजें, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। एंड सेकंड चीज क्या होगी? जो फूड फंसा रहता है वो आपका निकल जाएगा। वरना कई बार, जैसे आपने जिनके दांतों में गैप वगैरह होता है, बूढ़े लोग वगैरह हो जाते हैं, तो वो देखे होंगे, फिर पुराने बूढ़े लोग थे, उनके तो दांत एकदम सख्त हुआ करते थे, कड़क एकदम। लेकिन आजकल के जो है वो मेरे जैसे, तो अब हम लोगों के साथ में क्या होता है, जैसे बुढ़ापे में दांत वगैरह में दांतों में गैप वगैरह तो होता है, तो फिर वो देखा होगा आपने, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, टीथ क्लीनर, क्या वो, टीथ स्टिक बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको नुकाते रहते हैं, खाना खाने के बाद में खाने को निकालते रहते हैं। तो ये अलग ही का टाइप का जो है मामला है। ठीक है, आ जाओ जरा अगला देखो। तो सलाइवा स्टिक्स टू द पल्प, लार गुदगी से चिपक जाता है। अबे लार तो चिपकेगा, निकल जाएगा, है ना? इसका मतलब ये थोड़ी है जब जब आप थूकोगे तब तब जो है लार आएगा, तो लार से जो दांतों पर चिपक जाएगा। ठीक है ना? व्हेन बैक्टीरियल एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स, जब बैक्टीरिया शर्करा पर कार्य करते हैं तो एसिड बनाते हैं। ये इसका दांतों की पट्टी का क्या लेना देना है? आंसर बॉय हो गया। अगला है, मैच करना है आपको। बताओ फटाफट से, कैसे कैसे मैच करोगे? एक बार करके देखो, एक बार करके देखो भैया, मैच कैसे करोगे? एल्कीन, एक तरफ जो है कॉलम है, दूसरी तरफ भी कॉलम है। एल्कीन क्या है? एल्कीन तो इथेन है, एल्कीन तो इथेन है। वन में क्या आ जाएगा भैया? ए में तो वन जाएगा। और एल्केन से, अच्छा एल्केन से इथेन हो गया, और एल्कीन क्या है फिर? एल्कीन तो प्रोपीन है, एल्कीन तो प्रोपीन है, इसका मतलब क्या है? बी में थ्री जाएगा। और एल्काइंस क्या है? एल्काइंस तो ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन है। ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। और आपका जो है एल्डिहाइड, अभी तो देखा था ना, तो ये जो मिथेनॉल है वही एल्डिहाइड है, डी में फोर जाएगा। तो देख लो अब जरा, ए में वन देखो, ए में वन है कहीं? ए में वन है, ए में वन एक तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला गलत है। ए में वन एक यहाँ पर है, इसका मतलब ये वाला गलत है। बी में थ्री कहाँ पर है? बी में थ्री यहाँ पर भी है, बी में थ्री यहाँ पर भी है। सी में टू कहाँ पर है? वहां सी में फोर है, यहाँ सी में टू है। इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया। आंसर क्या गया? आंसर भैया आपका ये गया, आंसर आपका गया ऑप्शन नंबर ए। चले, नेक्स्ट देखो फिर अगला। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, अच्छा मेंडलीव वाली है ना? आप अभी हेनरी मूसले वाली है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के अनुसार विच एलिमेंट प्रॉपर्टीज मैच्ड अप रिमार्केबली वेल विद इक्का एल्यूमिनियम? इक्का एल्यूमिनियम के साथ किसका था? गैलियम का था ये तो। इक्का एल्यूमिनियम के साथ किसकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं? गैलियम की। तो ये तो सिंपल सा आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा निम्न में से? गैलियम हो जाएगा। ये तो हमने ऐसे ही तुक्का मार दिया, ये तो हमने ऐसे ही तुक्का मार दिया। आगे देखो अगला वाला, प्रश्न संख्या 29 के बाद 30 वाला। विच इज एन एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट, है करंट का क्वेश्चन पूछ दिया। विच इज एन एडवांस्ड वेदर सैटेलाइट, अच्छा ये वेदर से आ गया तो फिर साइंस में डाल। सैटेलाइट ऑफ इंडियन कॉन्फ़िगर्ड विद इम्प्रूव्ड इमेजिंग सिस्टम एंड एटमॉस्फेरिक साउंडर। भारत का कौन सा उत्कृष्ट उत्कृत मौसम उपग्रह
बेहतर इमेजिनिंग सिस्टम और वायुमंडलीय साउंडर के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, तो भैया इसका नाम क्या है? इनसेट 3D। क्या नाम है? इनसेट 3D। इसका मतलब आंसर कौन सा जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, इनसेट 3D हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज निकोटीन प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी? निम्न में से निकोटीन किस में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो निकोटीन भैया लाइम सोडा में, टी में, चाय में है, तंबाकू में है, बटर मिल्क में, बटर मिल्क में। तो सबसे ज्यादा तो किस में है निकोटीन? तंबाकू में। ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था, सबसे ज्यादा निकोटीन तो तंबाकू में है। तो ये तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट वाला देखो, अगला क्या है? आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? और एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम है उसका नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम का जो लार्जेस्ट फाइलम है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बाल को? उसका नाम है आर्थ्रोपोडा। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट देखिएगा जरा, अगला अगला क्या है भाई? द बॉडी ऑफ, इसका आंसर लिख लिया, आर्थ्रोपोडा हो गया सबसे, ये तो पता ही है आपको। द बॉडी ऑफ द फाइलम, बॉडी ऑफ द फाइलम, कौन से फाइलम की बॉडी इज अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड एंड डोर्सोवेंट्रली एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटर्ड? अच्छा, आपसे ये कह रहा है कि कौन सा शरीर अखंडित अखंडित और पृष्ठीय अधरीय रूप से चपटा होता है? तो ये तो भैया कोइलेंट्रा का, मोलास्का का, आर्थ्रोपोडा का, या फिर आपका जो है प्लेटिहेल्मिन्थिस। प्लेटिहेल्मिन्थिस का ही होता है ये तो। सी, डी होगा, सीधा सीधा आंसर मार दो। प्लेटिहेल्मिन्थिस मार दो, आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सीधा सीधा सा। 33। दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं कर रहे, दिक्कत ना लो। दो तीन क्वेश्चन और करेंगे। हाउ मच विल बी 59 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस? सेल्सियस में किसी भी चीज को निकालने के लिए फ़ारेनहाइट से क्या करोगे? सेल्सियस में किसी भी चीज को निकालने के लिए क्या करोगे? तो सेल्सियस में निकालना है तो इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट कितना है? 59 है, तो 59 -32 यही आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5। अब मैं तो इसलिए लिख दे रहा हूँ ना, आपको समझ आ जाए, वरना इतना लिखने की जरूरत थोड़ी है। क्योंकि आप सीधा सीधा क्या करोगे, 59 में ही मल्टीस करोगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई 5/9 करोगे तो क्या आ जाएगा? तो भैया 9 से काटा 27 को 3 बार, 9 ने काटा 27 को 3 बार, और 5 से कटा तो 15। ये क्या आ गया? 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये क्या आ गया? 15 डिग्री सेल्सियस आ गया। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन भैया 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऑप्शन की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखो, अगला इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर पी। रो से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? रो से, रो से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को। रो से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? रो से रेजिस्टिविटी, याद रखना। तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, इसको किस, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला वाला, अगला क्या है? अगला है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज यो हैव बिफोर इट इज रिलीज्ड? इसका आंसर आप बताइए फटाफट से कि योयो के पास किस प्रकार की एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है मेरे भाई, ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। तो आप मुझे ये बताइए कि योयो के पास किस प्रकार की एनर्जी होती है? काइनेटिक, केमिकल, लाइट एनर्जी, या फिर पोटेंशियल? चलो मैं ही दे देता हूँ इसका आंसर। सोच लिया ना इतनी देर में, है? वरना तो छोड़ ही दोगे तुम, इसको भरोसा है मुझे तुम्हारे ऊपर। और अगर छोड़ दोगे तो आंसर लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी होती है, छोड़ना नहीं था। आंसर लिख लो पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना भाई? फिर से देख लो, मैं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन क्लास करवा रहा हूँ। तो जो भी बच्चा नया हो तो वो ध्यान से सुन ले। एक दिन आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है, एक दिन आपकी पॉलिटी की क्लास होती है, एक दिन आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास होती है, एक दिन आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है, ज्योग्राफी की क्लास होती है, एक दिन आपकी साइंस की क्लास होती है, और एक दिन आपकी स्टैटिक की क्लास होती है। ठीक है ना? ऐसी क्लासेस हो रही हैं।
हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, साइंस की और स्टैटिक की ऐसे ही चल रही हैं, है ना? हर किसी की 2-2 3-3 2-2 3-3 क्लास हो चुकी हैं और हर किसी की 2-2 3-3 क्लास हो चुकी हैं। मुझे लगता है शायद ये तो सेक्शन आगे बढ़ गए, इनकी 3-3 क्लास हो गई हैं, शायद इकोनॉमिक्स की 2 क्लास हो गई हैं और ज्योग्राफी की भाई शायद 3 क्लास हो गई हैं ज्योग्राफी की, साइंस की 2 क्लास हो गई हैं। तो ऐसे करके 2-2 3-3 क्लास हर किसी की हो चुकी हैं और हर किसी की जब 2-2 3-3 क्लास हो चुकी हैं, तो प्यारे बच्चों आप इस चीज़ को समझ लेना, आप इस चीज़ को समझ लेना कि जितना भी ये 1-2 क्लास और हो जाएगी तो सबकी बराबर हो जाएँगी और जब सबकी बराबर-बराबर क्लासेस हो जाएँगी तो समझ लेना कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 क्लासेस के हिसाब से मान कर के चलिए और मैं 3-3 के हिसाब से भी मान के चलूँ तो आपकी 18 क्लासेस हो गई। क्या है? 6 क्लासेस के 3-3 के हिसाब से भी मैं मान करके चलूँ तो आपकी 18 क्लासेस हो गई, 1-2 एक्स्ट्रा भी हुई है और लगभग-लगभग 20 हो जाएँगी। अभी हुई नहीं है, अभी हो जाएँगी मतलब आगे आने वाले सेक्शन में जो 1-2 बाकी है तो मैं 20 क्लासेस मान करके चलता हूँ कि 1-2 इनकी 3-3 4-4 हो गई हैं, मान लो बाकी जो सब्जेक्ट हैं 2-2 3-3 हो गई हैं। तो लगभग 20 हो जाएँगी। ये शायद आपकी 13वीं 14वीं क्लास होगी जो अभी ये है। लेकिन वो आपको अगले 3-4 दिन में मिल जाएँगी। और ये जो 20 क्लासेस तक इन सब के जो सेक्शंस हैं वो बराबर हो जाएँगे और जब इन सभी सब्जेक्ट्स के सेक्शंस बराबर हो जाएँगे, 3-3 हो जाएँगे या एक आधा के 4 हो जाएँगे, तो 20 क्लासेस में प्यारे बच्चों किसी क्लासेस में मेरी में 25 क्वेश्चन्स हैं, किसी में 30 हैं, जैसे आज 36 क्वेश्चन थे, तो किसी में 30 हैं, किसी में 25 हैं, किसी में 30 हैं। 25, 30 30 25 से लेकर के 35 क्वेश्चन के बीच में आपको मैं करवा रहा हूँ और 30 के आस-पास से भी एवरेज मान करके चलें, तो देख लेना 600 क्वेश्चन्स हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन्स हो चुके हैं? प्यारे बच्चों देखते ही देखते लगभग 600 क्वेश्चंस हो जाएँगे और 2-3 दिन में और कवर हो जाएँगे जो बचे हुए हैं। तो 600 क्वेश्चंस के आस-पास मान के चलिए 500 के आस-पास हो चुके हैं। तो 500-600 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं और इनका फिर एक्सप्लेनेशन मान करके चलेंगे ना आप, 3 का भी करेंगे तो 1500 क्वेश्चन। अगर पर क्वेश्चन में 3 आप एक्स्ट्रा मान करके चलेंगे क्योंकि किसी-किसी क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स को ही खोल दिया है। मैं मिनिमम से मिनिमम मार्क करके चलता हूँ तो ये 1800 1500 से 1800 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएँगे और 1500 से 1800 क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। अब देखो इतने पॉइंट्स मतलब इतने पॉइंट्स जब आपके कवर हो जाएँगे, तैयारी आपने फाउंडेशन बैच में की ही थी, इतने पॉइंट्स को मैंने दोबारा से रिवाइज़ करा दिया है। तो अब हम और लेवल अप कर सकते हैं क्योंकि जो 3-3 सेक्शन के बाद जिसकी चौथी-चौथी क्लास हुई है, उसका तो लेवल मैंने बढ़ा दिया है। लेकिन जिसकी अभी दूसरी, तीसरी जैसे कि साइंस और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन बाकी है, इसके अलावा हो लिया। तो साइंस और स्टैटिक जीके का मैंने मॉडरेट लेवल रखा था, वैसे साइंस का आज ठीक-ठाक था। तो इसके लेवल को भी अब हम अप कर देंगे 1 क्लास के बाद में। बाकी इनका तो अब कर ही दिया है। तो यहाँ से जैसे ही 1500 से 1800 क्वेश्चंस हो जाते हैं, मेरे भाई जो अगले 1000 से 1200 क्वेश्चंस होंगे, उसका लेवल और अप हम करके लेके चलेंगे और इस प्रकार से आपकी मेंस की सीरीज़ को हम और बेहतर बनाएँगे, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और जितने भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, उनको अवश्य ही बेनिफिट होने वाला है। बाकी तो आप लोग बताएँगे जब आप एग्ज़ाम दे कर के आएँगे क्योंकि अल्टीमेटली आपको तो तभी पता चलेगा। बाकी हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, लेटेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन्स करवा रहे हैं, उसको एनालिसिस करके कि कैसे-कैसे पैटर्न रहा है, उसी के आधार पर, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहिए और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय-बाय। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।